अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है। सुबह दोपहर के समय जो मैंने वीडियो डाला वो ज्योग्राफी का था। अभी एक सेक्शन और शुरू कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री का ही है। ये भी नाइन्थ क्लास से ही है। नाइन्थ क्लास से शुरू करने का कारण ये रहा है कि सिविल सर्विसेज में या बीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक के सब्जेक्ट क्लास में जो भी सब्जेक्ट आती है वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए नाइन्थ से ही शुरू करने का मेरा पर्पस रहा है। हालांकि मैं 6, 7, 8 सब क्लास का कवर करूँगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चंस में है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे फ्रांस की क्रांति शुरू हुई और जिसमें महिलाओं का योगदान, नेपोलियन का मतलब उद्गमन कैसे होता है, इस सब के बारे में टोटल चीज़ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुई और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोग का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे। इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल के कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को हटा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत की अखरियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसा नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यहाँ एक चित्र दिखाया जा रहा है जो बास्तिल का ध्वंस किया गया था, उसी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण एक सेकेंड, ये थोड़ा बैक हो गया, सॉरी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने और फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते
फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था और केवल तीसरे स्टेटस के लोग जनसाधारण ही अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्य सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यहाँ चित्र 2 के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का एकाधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद यानी टाइड क्या था, एक धार्मिक कर था के रूप में वसूलता था। ऊपर के तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी जो प्रत्यक्ष कर होता था और उनके अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। और अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोज़ाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ है जो कि एक मैप में दिखाया गया हुआ है कि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग थे। यानी तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो थे ना, तो फ्रांस में कर वो लोग नहीं देते थे। कर देने का काम तृतीय स्टेट में जो लोग थे, यानी बड़े व्यापारी थे और उसके बाद कर्मचारी लोग थे, अदालती लोग, मतलब अदालती कर्मचारी, वकील, यानी जो तीसरे वर्ग में जो लोग थे वही लोग सिर्फ कर देते थे और उन लोग से कर वसूल करके कुलीन वर्ग और ये पादरी वर्ग उसका उपभोग करते थे। इसमें किसान तृतीय स्टेट में आपका फिर से किसान और कारीगर हो गए, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब हो गए। ठीक है। यहाँ कुछ नए शब्द के बारे में ये बताया गया हुआ है। मतलब टाइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिब्रे का मतलब क्या हो गया, इस सब के बारे में। तो ये सब कुछ इतना है नहीं। ठीक है। ये अभी हमने देखा कि ये जो मज़दूर किसान लोग थे तो अपने मालिक का सेवा कैसे करते थे, उसी के बारे में एक फिगर में इसको चीज़ को दिखाया गया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर
से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया हुआ है कि ख़राब फसल है, उसको मतलब पैदावार नहीं हुआ और अपनी गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाए। उसके बाद साथ में महामारी है। इस सब को चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाने का कोशिश किया गया, जैसा कि यहाँ पे दिया गया हुआ है और आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यहाँ देखते हैं, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। यानी जो तीसरे स्टेट में मजदूर, किसान, ये लोग सब थे, तो उनमें भी जो लोग शिक्षित थे उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया था करने के लिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। आगे देखते हैं फिर। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि अपने रूसो, वॉल्टेयर ये सब जो थे तो अपने पुस्तक में सब चीज़ का आलोचना करते थे और उसी के थ्रू एक दूसरे से तर्क वितर्क यहाँ पे होता था। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भरा गया। यहाँ एक मतलब जिस तरह अपने भारत देश में ये 1857 की क्रांति हो गई थी या उससे पहले बहुत सारे मतलब जनजातीय विद्रोह सब हुआ था। सबका कारण मतलब अंग्रेज़ द्वारा कभी कर ज़्यादा लगा देना या फिर उनके संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना, मतलब इस सब तरह का कारण था।
यहाँ भी फ्रांस में भी इसी तरह का समस्या देखने को मिल रहा था उस समय, क्योंकि उस समय किसानों के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए नहीं था और फसल भी नहीं होता था। उसके साथ में वहाँ के जो सम्राट था लुई 16वें, वो ऊपर से कर लगा दिया, जिसके कारण वहाँ के लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। यहाँ कुछ प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत के बारे में कुछ दिया गया हुआ है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत नंबर 1 में दिया हुआ है कि आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डांटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षण था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं थी। पुरानी दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। और 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है कि सेवा टहल में लगे गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति के बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उसने बेहतर बर्ताव करता और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने प्रीतों की कराह सुनते हुए भोजन उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि क्रांति की अब शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तब क्रांति की शुरुआत के बारे में देख लेते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिया। जैसे मैं कभी देखें ना कि वहाँ कि फ्रांस में उस क्रांति के मतलब जो क्रांति हुई थी, मतलब उसके कारण यहाँ का राजकोष खाली हो गया था। राजकोष में कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद राजा वहाँ के जो सम्राट थे उनको मतलब अपने व्यय को परिपूर्ण करने के लिए व्यय को पूरा मतलब यानी खर्च जो था उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कर बढ़ा दिया था। उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा का बैठक बुला कर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपनी अपनी प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट का मतलब समझ सकते हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग जो हो गए। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल
की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कोलिन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानता विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ के बारे में 1774 क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में दिया गया है कि लुई 16वें फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। ठीक। और 1789 के बारे में दिया गया हुआ कि स्टेट्स जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है। उसके बाद बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 के बारे में दिया गया हुआ कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये अभी साइड में एक डेट के रूप में दे दिए गया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। 1792-93 के बारे में दिया गया हुआ है कि फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आगे देखेंगे। जैकोबियन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 के बारे में बताया गया है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 के बारे में बताया गया है कि वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आगे देखते हैं। यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है जो कि लिखा गया हुआ है टेनिस कोर्ट में शपथ, जो कि शपथ लिया जाता है उसके बारे में। एक विशाल पेंटिंग के लिए जैक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी, मतलब इस फिगर के बारे में बताया जा रहा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल
मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को वात्स्यल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी के देश में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा के शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भू जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। यह एक मैप में यानी जो कैसे कैसे फैला हुआ था वहाँ का किसानों के द्वारा या फिर अटैक यहाँ पर जो किया गया हो तो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो हरा कलर का है भय की लहर से अप्रभावित इलाके और 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र जो है सो रंगीन कलर मतलब जो हल्का ऑरेंज कलर से लग रहा है वो हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब यह शक्तियों के विभिन्न संस्थानों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जो कि इस चित्र में बताने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया और कार्यपालिका हो गया। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अटैच है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। इसी बताते हैं आपको। यहाँ न्यायपालिका को दर्शाया गया हुआ है। यहाँ कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, ये न्यायपालिका और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि सक्रिय नागरिकता मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ ये सब दिया गया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जानी थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का सॉरी 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जानी थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था।
25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार हो उनका तुलना यहाँ पे सक्रिय नागरिक के रूप में दर्शाया गया हुआ है। दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना ज़रूरी था। जैसे कि देख सकते हैं कि अपने देश में भी जब अंग्रेज़ों के द्वारा जब अधिनियम लाया गया था तो प्रारंभ में सभी को वयस्क मताधिकार का मतलब अधिकार नहीं मिला हुआ था। इसी तरह से जिसके पास मतलब जो जितना टैक्स देता था, संपत्ति वगैरह ज़्यादा रहता था, इससे उसी तरह से वो मतलब वोट करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर को दर्शाया गया हुआ है, तो उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से फिर कल के वीडियो डालेंगे। ठीक है, अभी के लिए नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।